नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षक है नियोजन वर्ष 2022 है, अर्थात वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया के नियम और कौन सा कार्यक्रम कब होना है इसकी सूची जारी कर दी गई है। आप चाहे तो देख सकते हैं। अर्हताएँ क्या हैं अर्थात योग्यताएँ क्या क्या हैं। अतिथि शिक्षक आरक्षण है कब तक का मान्य है, वर्तमान का अतिथि शिक्षक आरक्षण मान्य है कि नहीं है। साथ ही साथ जिस सूची तैयार होनी है वह किस प्रकार होनी है, आज हम इसमें फुल डिटेल से बात करेंगे। इस वर्ग 2 की जो निर्देशिका है इसको डिटेल से विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें आप इसे, हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो समझाने योग्य महत्वपूर्ण है, शेष किसी बिंदु पर बात नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको एक एक करके पढ़ लीजिए। आप यदि इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहां पर इसे डाल चुके हैं। तो देखें शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या हैं। तो शैक्षणिक अर्हता में बीएड होना चाहिए और डीएड होना चाहिए, या तो बीएड या डीएड, और 50% के साथ बीएससी बीए अर्थात ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक विशेष पॉइंट्स की। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यूआर के लिए 43 और शेष सभी के लिए 48 होना चाहिए। अर्थात जनरल के लिए 43, सभी के लिए 48। और यदि किसी को जो जैसे अतिथि उन्हें आयु सीमा का में वृद्धि की गई है तो 52 है और 57 है, अर्थात यूआर को 52, बाकी सभी के 57। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना से आपको छूट प्राप्त होगी, रिजर्वेशन मिलेगा। अदर किसी राज्य के होंगे तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षक प्रावधान की बात की गई है। अतिथि शिक्षक के लिए दिया गया है 4.9। मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शाला में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों की, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट की गई है, इसकी जानकारी दी गई है। आरक्षण पर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए है, 6% आरक्षण दिव्यांगजन के लिए है। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएँ। तो आपकी वर्तमान समय में यदि शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो गई है तो आप लगा सकते हैं। तो पर्यवेक्षक वेतन की यहाँ पर बात की गई है, तो जो 2018 में नियम थे वही आपके रहेंगे। ये निहारता दी गई है कि अदर अदर स्टेट के लिए क्या है, तो वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद दिया गया है प्रक्रिया शुल्क रिजर्व के लिए 200 है और बाकी शेष के लिए 150 है। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के चरण। तो ये भर्ती प्रक्रिया का चरण है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और सुन लीजिए नहीं तो। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आते हैं वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिसका पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन का कर दस्तावेज अपलोड करेंगे। 30/12/2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन प्रत्यक्ष सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे उनकी मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची, हेतु सूची, चयन सूची तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों पर द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है जो आप ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके नाम नहीं आना है, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है या जो वेटिंग में उन्हें पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे।
बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए। ये प्रत्येक पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह सुनना है क्योंकि यही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है। अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जिन्होंने 2018 में अतिथि शिक्षक पर टिक किया था उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिलेगा। 15.3 एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर जो 15.1 है ऊपर हम बता चुके हैं अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय की कर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। अर्थात यदि आपका नाम नियुक्त सूची में आ गया है तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्ट करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। इस पॉइंट का सिंपल तौर पर सारांश देखें तो आपको जिला से सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपको दस्तावेज का सत्यापन कराना है। जब आप 6 तारीख से 16 तारीख के मध्य डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसी टाइम पर आपको जिला चयन करना है। अतिथि शिक्षक ने जिस जिले में अतिथि शिक्षण का कार्य किया है उस जिले में सत्यापन करवाएगा। यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 2 या 2 से अधिक जिलों में कार्य किया है तो वह किसी भी जिले में सत्यापन करवा सकता है। ये 15.5 तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों की दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां के 2 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा उसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण दिया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने पर दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटर पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार का संशोधन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको अपने कंप्लीट दस्तावेज तैयार करना है जो आपको सत्यापन के लिए बुलाए जाएंगे। 2 प्रतियां तैयार करनी है। कौन कौन से दस्तावेज तैयार करना है इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर मेन पेज पर जाकर देख सकते हैं। 15.6 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से आहार पाएगा अभ्यर्थियों में से प्रवर्ग रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे कहेंगे। अंतिम चयन सूची 15.7 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी तरह से सुनिए समझिए क्योंकि इस पर बहुत कन्फ्यूज बना है, लेकिन हम इसे विधिवत आपके सामने क्लियर करके बताएंगे। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की को संयुक्त काउंसलिंग हेतु पद रिक्तियां दिए जाने की स्थिति में, इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह सुन लीजिए। ये पॉइंट्स कह रहा है कि दोबारा सुनिएगा क्या कह रहा है, संयुक्त काउंसलिंग हेतु, अर्थात आपकी जो सब काउंसलिंग होनी है वह संयुक्त होनी है। एक संयुक्त काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये हमेशा डाउट बना था, हमने तो वैसे स्पष्ट वीडियो बनाकर किया था कि भर्ती होनी है दोनों की एक होनी है, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा था। आप कमेंट कर रहे थे सर भर्ती जो ज्वाइनिंग ले चुके उनके नाम आएंगे। हमने कई बार बताया था कि ज्वाइनिंग जो ले चुका उसका नाम नहीं आना है। आप चाहें तो हमने परसों 30 तारीख के समथिंग वीडियो अपलोड किया था, आप उसे देख लीजिए जाकर। हमने यही कहा था कि संयुक्त काउंसलिंग होगी, जो ज्वाइनिंग ले चुके उनके नाम नहीं आएंगे। आज वही पॉइंट से इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को संयुक्त काउंसलिंग हेतु रिक्तियां दिए जाने की स्थिति में पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD अथवा ACD लिखा होगा, अर्थात ट्राइबल के लिए ट्राइबल और DPI के लिए DPI लिखा होगा।
अभ्यर्थी दोनों विभाग की शाला अथवा किसी एक शाला को विभाग की शाला का चयन कर सकते हैं। आपको जिस विभाग में जॉब करना उसको सिलेक्ट कर लीजिए, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वही विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अर्थात आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी, आपका जिस विभाग का ज्वाइनिंग लेटर बनेगा उसी विभाग में आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, चाहे वो ट्राइबल का हो अर्थात DPI का हो। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। आप चाहे कि हम ट्राइबल से DPI में चले जाएं तो यह असंभव है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रभाग रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फीलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। अर्थात जो आपने सिलेक्ट किए हैं वह स्कूल यदि आपको नहीं मिलता तो अपने जो विभाग हुआ अपनी तरफ से आपको आवंटित कर सकता है। आप यह दावा नहीं कर सकते कि जो आपने चॉइस किया वही स्कूल दिया जाए। यदि यह विभाग चाहे तो कहीं पर भी आपकी पदस्थापना दे सकता है। इस पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना था जो आपको कर चुके हैं। यह आपकी जो कौन सी प्रक्रिया कब होना है इसकी जानकारी दी गई है, आप इसे देख लीजिए। आपको यह जानकारी हो जाएगी इसी माह अक्टूबर में कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसे आप एक एक करके देख लीजिए। अब इसमें ऐसा कोई विशेष पॉइंट्स नहीं है जो समझाने योग्य हो। यहाँ पर ये बात कही गई है कि OBC को 14% आरक्षण मिलेगा, 13% आरक्षण होल्ड पर चला जाएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।